Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू आवर चैनल एंड इन दिस वीडियो विल बी कवरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत समय से इसकी इंतजार हो रही थी। हमें यहाँ पे कवर करना है पॉलिटिकल साइंस एंड इंडियन पॉलिटी। इस पूरे टॉपिक के अंदर हमने पॉलिटी थ्रू एनसीईआरटीज कवर करनी है। नाउ वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस इन आवर प्रीवियस वीडियो। हम इसमें बहुत चर्चा में जा चुके हैं। पहली चीज देखिए, कभी भी इस पूरे एनालिसिस को समझना हो, देखिए आज के हमारा जो टॉपिक है इसको अगर आपने समझना है ध्यान से, तो हमें सबसे पहले एक चीज करनी होगी एंड वील हैव टू रीड द प्रियम्बल। प्रियम्बल को थोड़ा ध्यान से हमें पढ़ना होगा। एक बार पढ़ लेते हैं, कहता क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। नाउ प्रियम्बल स्टेट्स दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो चीजें हाईलाइट की गई हैं उस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, कैसा भारत बनाना चाहते हैं हम? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सोशलिस्ट सेक्युलर जो वर्ड है ये बाद में ऐड हुए थे हमारी 42nd अमेंडमेंट के साथ। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस, कितने प्रकार की जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। देखिए ये तीन जो वर्ड्स हैं, ये जस्टिस कितने प्रकार की हैं ये एसएससी लेवल में भी पूछा जाता है। इवन इनफैक्ट काफी समय से यूपीएससी ने इसके ऊपर सवाल नहीं पूछा है। यूपीएससी कैन आल्सो आस्क दिस क्वेश्चन। सो नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन और द कमीशन इज, इवन इनफैक्ट जुडिशरी में भी पूछ सकते हैं। जहां पे आपको टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ पूछते हैं वहीं पे ही टेक्निकलिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछ सकते हैं। तो इसके ऊपर आपने जोर देना है। तीन प्रकार की जस्टिस जो है वो उसको सिक्योर करना है सिटीजंस के लिए। सिटीजंस के लिए सिक्योर करना है पहली चीज। नाउ जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। देन कम्स लिबर्टी। किस किस चीज की लिबर्टी, क्या क्या करने की आजादी होनी चाहिए? दैट इज ऑफ थॉट, सोचने की आजादी, एक्सप्रेस करने की आजादी, बिलीव करने की आजादी, फेथ रखने की आजादी और वर्शिप करने की आजादी। तो ये पांच प्रकार की लिबर्टी जो है हम इंश्योर करेंगे। उसी के साथ वी विल सिक्योर फॉर ऑल आवर सिटीजंस इक्वालिटी। किस किस प्रकार की? स्टेटस की इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, भाईचारा, assuring that the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation is maintained. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि 26 नवंबर को अडॉप्शन हुआ, अडॉप्ट हुआ और एनेक्ट भी हुआ। लेकिन कमेंस कब हुआ? कमेंसमेंट की डेट जो है, कमेंसमेंट की कमेंस हुआ 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 को कमेंस हुआ। तो पहली चीज तो बेसिकली ये डिफरेंस हमने सामने रख लिया। आज का जो हमारा वीडियो का पूरा एनालिसिस है दैट इज पर्टेनिंग टू दिस पोर्शन। ये जो पोर्शन है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं, थोड़ा समझते हैं इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, व्हाट डज इट मीन एंड व्हाट ऑल डज इट इंक्लूड। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक चीज समझिए कि चाहे आप जिस कास्ट में पैदा हुए हैं, जब आप किसी रिलीजन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या मान लीजिए कि आप किसी क्लास बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आप रिच हैं, अर्बन पुअर हैं, अर्बन रिच हैं, अर्बन मिडिल क्लास हैं, रूरल मिडिल क्लास हैं, रूरल और अपर क्लास हैं, या फिर अपर मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास हैं। तो ये सारी क्लासेस की बैकग्राउंड से बिलोंग कर सकते हैं आप। एंड वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, आप आदमी हैं या आप महिला हैं, these are often the things that are used to determine why some people are treated unequally. ये सारे के सारे मापदंड हो सकते हैं कि कभी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करके देखा जा सकता है। When persons are treated unequally, their dignity is violated. जब आप एक व्यक्ति को ऊपर और दूसरे व्यक्ति को नीचे देखते हैं तभी तो आप उनको अनइक्वल कहते हैं कि ये अलग है मैं अलग हूं, अब तभी उसको अनइक्वल कहते हैं। और जब आप इस एस्पेक्ट में ये कह देते हैं कि वो नीचे है मेरे से और मैं उससे ऊपर हूं, तब ये इनइक्वालिटी जो है ये एक व्यक्ति की डिग्निटी को वायलेट करना शुरू कर देती है। देखिए दो एस्पेक्ट्स मैंने अभी आपको बताए। पहली चीज, आप ये अज्यूम करते हैं दैट यू आर डाइवर्स, आप डाइवर्सिटी अज्यूम करते हैं, लेकिन जब आप इस डाइवर्सिटी में डिग्निटी को वायलेट करने के प्रिंसिपल्स इंक्लूड कर देते हैं, दैट इज वेयर डाइवर्सिटी लीड्स टू इनइक्वालिटी। डाइवर्सिटी लीड्स टू इनइक्वालिटी ओनली वेयर जहां पे आपकी डिग्निटी वायलेट होनी शुरू हो जाती है एज एन इंडिविजुअल। और वो वायलेशन ऑफ डिग्निटी जो है, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, इट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट,
रिलीजन एंड इवन क्लास। तो चलिए हमारा भारत का संविधान क्या कहता है वो भी देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस एवरी पर्सन एज इक्वल। लेकिन ये सारी की सारी बातें, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो जेंडर की बात करें, कास्ट की बात करें, रिलीजन की बात करें, इवन ट्राइब्स की बात करें, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की अगर हम बात करें, तो हर व्यक्ति को इक्वालिटी जो है इंश्योर करता है भारत का संविधान। लेकिन दिस दिस इज नॉट एज दे से इट इज, क्योंकि ये इनइक्वालिटी जो है इट सीजेस टू एग्जिस्ट जब बारी आती है प्रैक्टिकलिटी की। जब प्रैक्टिकल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है वो ऊपर सरफेस कर जाती है। एंड इसी को इंश्योर करने के लिए भारत के संविधान में आर्टिकल 32 के तहत आपको अधिकार दिया गया एंड आर्टिकल 226 के तहत आपको अधिकार दिया गया कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी इक्वालिटी के लिए, राइट टू इक्वालिटी के लिए सीधे तौर पे जो है गुहार लगा सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं। नाउ द डिफरेंस इन डेमोक्रेटिक इंडिया इज, जो भारत के अंदर जो फर्क है वो ये है, while earlier no law existed to protect the people from discrimination and ill treatment। अगर हम बात करें 1947 से पहले की, तो उस समय कोई भी कानून एग्जिस्ट नहीं करता था। Now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals। तो बराबरी के तरीके से with dignity आम इंसान को एक दूसरे के साथ इक्वल ट्रीट करते हुए बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो इस चीज को इंश्योर करते हैं। Now this recognition of equality includes some of the following provisions of the constitution। तो ये देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविजंस आई हैं। सबसे पहली चीज, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। नाउ व्हाट दिस मींस इज एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू अ डोमेस्टिक वर्कर हैज टू ओबे सेम लॉज। हर किसी व्यक्ति को वही सेम कानून जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, कोई भी कानून जो है वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एज वेल और वेदर दे आर मेल और फीमेल। तो जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी चीज के बेसिस के ऊपर भी आप किसी भी एक व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो पहला एस्पेक्ट हो गया कि सबके ऊपर सेम कानून जो लगेगा। दूसरा एस्पेक्ट हो गया कि स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी है कि स्टेट जो है एंड उसके अलावा कोई भी व्यक्ति, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के खिलाफ इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। नाउ एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। सभी पब्लिक प्लेसेस, चाहे वो वेल्स हो, चाहे प्लेग्राउंड्स हो, होटल्स हो, शॉप्स हो, मार्केट्स हो, इन सब जगहों पे जैसे जहां पे ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स, बेदिंग घाट्स एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे भी आपको इनइक्वालिटी कहीं पे भी नहीं दिखनी चाहिए। यू विल हैव टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। देखिए, इक्वालिटी कैन नॉट बी डिवोर्स्ड फ्रॉम द टर्म ऑफ डिग्निटी। ये डिग्निटी से डिवोर्स करके नहीं देखी जानी चाहिए। ठीक है जी। नाउ अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। अगर हम बात करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा। नाउ द टू वेज इन व्हिच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इंप्लीमेंट इक्वालिटी इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर। सबसे पहली चीज, जैसे कानून जो बनाए जाते हैं दैट प्रोटेक्ट एवरी इंडिविजुअल पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। तो राइट टू इक्वालिटी में जिसमें हर एक व्यक्ति को इक्वालिटी के साथ ट्रीटमेंट का अधिकार दिया गया है, इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू सरकार जब कानून बनाती है तो वो कानून जो है उनके इसी राइट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। दूसरी चीज, थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज। नाउ राइट टू इक्वालिटी जो है इट इज अ क्वालिफाइड राइट। अगर मैं बोलूं तो ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। इट इज अ क्वालिफाइड राइट इन द सेंस कि यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी में आप ये नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज किसी एक व्यक्ति को रिजर्वेशन दिया है तो वो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ हो गया। ऐसा नहीं है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो अगर किसी तरीके से कहीं इनग्रेन्ड इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही थी, इनग्रेन्ड इनइक्वालिटी, इनग्रेन्ड इनइक्वालिटी अगर पहले से एग्जिस्ट कर रही थी तो उसको दूर करने के लिए किसी ना किसी तरीके से लेजिस्लेटिव प्रोसेस को यूज करते हुए उस इनइक्वालिटी को आपको दूर करना होगा। तो दैट इज समथिंग व्हिच इज शोन इन दिस पॉइंट। गवर्नमेंट को स्कीम्स चलानी है, प्रोग्राम्स चलाने हैं उस, ताकि ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज हैं, इनको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस
एंड अपॉर्चुनिटी शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपॉर्चुनिटी इंश्योर कराई जाए। फॉर एग्जाम्पल देयर इज द स्कीम कॉल्ड मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम जो है बहुत आसानी से सब लोग समझ जाते हैं, बिकॉज कारण क्या है कि इसमें स्कूल लेवल पे जो है खाना प्रोवाइड किया जाता है। बेसिकली ये हाफ डे में खाना प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इसका रोल इक्वालिटी के साथ क्या है, इक्वालिटी से क्यों ये लिंक्ड है, ये समझना बहुत जरूरी है। इस एंगल को थोड़ा सा समझते हैं। नाउ मिड डे मील स्कीम रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स। तमिलनाडु जो था वो पहला स्टेट था जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, एंड फिर 2001 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई जिसने बोला कि ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू बिगिन टू इंप्लीमेंट दिस प्रोग्राम्स इन देयर स्कूल्स विद इन 6 मंथ्स। तो 6 महीने के अंदर अंदर 2001 के बाद मिड डे मील स्कीम जो है लागू होना शुरू हो गई। अब उसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स देखते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स देखते हैं। नाउ जो मोर पुअर चिल्ड्रन थे, जो गरीब तबके के बच्चे थे, दे हैव बिगन एनरोलिंग देमसेल्व्स एंड रेगुलरली अटेंडिंग द स्कूल। तो जो गरीब बच्चा जो पहले भूख के वजह से, जो पहले कह लीजिए कामकाज की वजह से, या कह लीजिए कि घर वाले उसको अश्योर नहीं कर सकते थे 2 वक्त का खाना, इस वजह से जो परेशान थे एंड इसी कारण से वो स्कूल्स को नहीं अटेंड करते थे। तो इस वजह से कह लीजिए कि मिड डे मील स्कीम ने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ावा दिया है, जहां पे ज्यादा गरीब तबके के लोगों को फायदा हुआ है, जो ये पॉजिटिव इफेक्ट्स निकल कर आए। उसके बाद अटेंडेंस हैज बीन इंप्रूव्ड, राइट। तो बहुत सारे बच्चे इस वजह से घर चले जाते थे, दे हैड टू ऑफ्टन गो होम फॉर लंच एंड देन दे यूज्ड टू नॉट रिटर्न बैक टू स्कूल। अब जब लोग बच्चे जो हैं, देखिए स्कूल अटेंड करेंगे तो अटेंडेंस की वजह से थोड़ा नॉलेज भी तो बढ़ेगी। जब नॉलेज बढ़ेगी तो उसके साथ साथ क्या बढ़ता है, एस्पिरेशंस बढ़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बहुत साल निकाले इस पूरी फील्ड के अंदर, तो मेरी कुछ एस्पिरेशंस हो गई, उस एस्पिरेशन से आउटकम्स निकल कर आते हैं। वो आउटकम क्या निकल कर आया कि हमने ये चैनल शुरू किया और इस पूरी नॉलेज को डिसेमिनेट करने की कोशिश की। और अब देखिए जिस तरीके से मैं चल रहा हूं, तो मैं आपकी एस्पिरेशंस को फ्यूल करूंगा और उन्हीं एस्पिरेशंस में से आप लोगों को नॉलेज मिलेगी। तो देखिए कैसे सर्कुलर फॉर्म में पूरा कह लीजिए कार्मिक चक्रा चल रहा है। नाउ इसी तरीके से मिड डे मील स्कीम भी इन्हीं कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंडास को, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात कही गई है इक्वालिटी से रिलेटेड, उनको इंश्योर करता है। पहली चीज, गरीब तबके का बच्चा जो है वो अब स्कूल में आ रहा है। दूसरी चीज, अब वो स्कूल में आता है तो स्कूल से आधी छुट्टी लेके घर नहीं भाग जाता है कि खाना नहीं है। नाउ उसके ऊपर ओवर एंड अबव देखिए, फीमेल्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR, उनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंप्रूव हो सकता है काफी अच्छे से। रीजन बीइंग मदर्स यूज्ड टू दे हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन। घर जाना पड़ता था बीच में उनको खाना देने के लिए। नाउ दे नो लॉन्गर हैव टू डू दिस बिकॉज स्कूल में ही उनको खाना मिलेगा। दिस प्रोग्राम हैज आल्सो हेल्प्ड रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिसेस, क्योंकि हर तबके का, हर जाति का, हर जगह का व्यक्ति, हर जगह का बच्चा एक साथ बैठकर जो है खाना खाता है। अ फैमिली दैट सिट्स टुगेदर, ईट्स टुगेदर, स्टेज टुगेदर। तो ये चीज याद रखिएगा, राइट। जो लोग डिनर एक साथ करते हैं, एक वक्त का खाना एक साथ खाते हैं, तो वो साथ में रहते जरूर हैं। द मिड डे मील प्रोग्राम हैज आल्सो हेल्प्ड रिड्यूस द हंगर ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स। तो हंगर की वजह से जो माल न्यूट्रिशन चल रहा था, जिसकी वजह से आउटकम्स कम हो रहे थे बच्चों के, लर्निंग आउटकम्स भी और दूसरे प्रकार के आउटकम्स भी, प्रोडक्टिविटी भी। एंड इस वजह से इस एक स्कीम ने कितने प्रोंग्ड, मल्टी प्रोंग्ड अप्रोचेस के साथ इतना बेहतरीन काम करना शुरू कर दिया। अगर इस स्कीम को आप सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं तो देखिए, पहली चीज, आप गरीब तबके के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएंगे, उनकी एनरोलमेंट बढ़ेगी। दूसरी चीज, आप स्कूल में अटेंडेंस इंप्रूव करेंगे तो लर्निंग आउटकम्स बेहतर हो जाएंगे। तीसरी चीज, महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी आप बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज आफ्टर मिटर्निटी, आफ्टर वो मदरहुड, महिलाएं जो हैं ज्यादातर केसेस में देखा जाता है कि वो अपना कामकाज छोड़ के घर बार संभालने की कोशिश करती है। आज अगर आप बच्चों का जो भी कार्यवाही है उनको संभालने की जिम्मेदारी स्टेट उठा ले, तो महिलाएं जो हैं लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करना वापस से शुरू कर दे। दिस प्रोग्राम हैज आल्सो हेल्प्ड रिड्यूस कास्ट प्रेजुडिसेस। तो देखिए, एक ही प्रोग्राम ने, एक छोटे से प्रोग्राम ने, जहां पे आप सिर्फ खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, कितने 1 2 3 4 5 एंगल्स को कवर किया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। एंड इसी तरीके की स्कीम्स के जरिए जो है, जहां हमने ये पॉइंट की बात की, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चलाती है, जिस तरीके, ये एक एग्जांपल हमने देखा। नाउ moving on, while government programs play an important role in increasing inequality, the attitudes change very slowly. अब ये सब होता भी रहेगा, तब भी बच्चों के दिमाग में, जहां पे घर में ये इनइक्वालिटी का
एक भूत सवार हो जाता है जहां पे वो कास्ट प्रेजुडिसेस जो है माइंड में घर कर जाती हैं, वो सारी चीजें दिमाग से नहीं निकल पाती एज अर्ली एज पॉसिबल। तो उसमें क्या जरूरत होती है? उसमें जरूरत होती है एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ लॉ। वो कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इवन दो पर्संस आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी एज वेल। ये चीज भी आजकल बहुत देखी जाती है। इकोनॉमिक स्टेटस की भी इनइक्वालिटी बहुत है। आज एक व्यक्ति अगर इंजीनियर है तो उसको एक एंगल से देखा जाता है, डॉक्टर है तो एक एंगल से देखा जाता है, अगर बीए है तो अलग एंगल से देखा जाता है। तो ये जो एंगल्स हैं, या बीकॉम है तो अलग से प्रेजुडिस करके देखा जाता है। तो ये प्रेजुडिस, या कह लीजिए कोई बैंक में नौकरी कर रहा है, कोई नौकरी नहीं कर पा रहा है, इन सब चीजों की जो प्रेजुडिस है, दैट इज द प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस। एंड बिकॉज दे आर वुमेन इन पर्टिकुलर, तो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ जाती है, मल्टी प्रोंग्ड हो जाती है, जहां पे रोल ऑफ वुमेन सोसाइटी के अंदर पहले से ही डिजाइन किया गया हुआ है। मतलब एक महिला है तो दैट मीन्स कि वो घर का काम करेगी, वो ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकती है। या फिर ऐसा नहीं देखा जाता है कि अगर मान लीजिए कि दोनों के दोनों, दिस हैज बीन टॉक्ड अबाउट इन माय हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस वीडियो एज वेल, उसको भी जरूर देखिएगा। उसमें मैंने टाइटल में लिखा हुआ है इनइक्वालिटी से रिलेटेड, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। हिंदू एडिटोरियल में मैंने ये बात की है अपने एनालिसिस वीडियोस के अंदर, इसी वीक के अंदर। नाउ इफ यू वांट, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। नाउ मल्टी प्रोंग्ड वे से वेमेन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होती है। रीजन भी, अगर एक महिला जो है ऑफिस में काम करके भी आती है, ऑफिस में काम करके आती है, घर पर आती है, तो घर के होम के होम के डेली के जो चोर्स हैं, घर के कामकाज, वो भी करने पड़ते हैं। इट इज ओनली व्हेन द पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज इंफीरियर, कोई भी इंफीरियर नहीं है। अगर आप एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि वो भैया मेरे बराबर है, एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, दैट द प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज, तभी हो सकता है। एंड इसकी शुरुआत जो है वो स्कूल्स से ही होगी, अदरवाइज होना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से स्कूल्स को यूज किया जाना चाहिए। एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल, धीरे धीरे चलती रहती है, एंड वन इन विच individuals as well as various communities in India contribute to। हर एक इंडिविजुअल भारत के अंदर, और वो जिस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, वो कम्युनिटी भी कंट्रीब्यूट करती है। नाउ इट इज डिसग्रेसफुल। अब अंबेडकर जी ने इस बारे में जो बात कही है, उनको जरा समझ लेते हैं। इट इज डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ, विदाउट इट मैन इज अ साइफर, और कुछ नहीं है। To live worthily with respect, self-respect, one has to overcome difficulties. It is out of hard and ceaseless struggle alone that one derives strength, confidence and recognition. तो ये जो strength है, confidence है और recognition है, ये तभी निकल कर आता है अगर आप एक ceaseless, बिना रुकावट के struggle जो है, life long struggle करते हैं। And out of this hard and ceaseless struggle, जब आप ये सारी की सारी डिफिकल्टीज को ओवरकम करते हैं, तब आप सेल्फ रिस्पेक्ट को वील करते हैं। ऐसे में सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड विदाउट इट लाइफ इज मोर लाइक अ साइफर। नाउ दूसरी बात क्या कही उन्होंने? मैन इज मॉर्टल, एवरीवन हैज टू डाई समडे और द अदर, राइट? मरना सभी को है, बट वन मस्ट रिजॉल्व टू ले डाउन वंस लाइफ इन एनरिचिंग द नोबल आइडियल्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट and in bettering one's human life. Nothing is more disgraceful for a brave man than to live life devoid of self-respect. Now इसी के अंदर मुझे बहुत ही फेमस एक्टर है नाना पाटेकर जी, उनका वो ये हिंदू का खून, ये मुसलमान का खून, बता ये खून किसका है, ये वाला सीन याद आता है। उस सीन को जरा ध्यान से याद कीजिएगा। उसमें जिस तरीके से इनइक्वालिटी को ब्रश ऑफ किया था, वो बहुत ही खूबसूरत सीन था। उस चीज को आपने समझना होगा। ये डिफरेंसेस जो हैं, ये डिफरेंसेस इंसान ने क्रिएट किए हैं। ये डिफरेंसेस इंसान ने क्रिएट किए हैं। भगवान ने डाइवर्सिटी क्रिएट की है। इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी इज अ ह्यूमन थिंग, इज अ ह्यूमन थिंग। अब इस टॉपिक के ऊपर अगर आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द टॉपिक, इनइक्वालिटी इज अ ह्यूमन थिंग, अगर आप टॉपिक पे ऐसे लिख सकते हैं तो बहुत भला होगा आपका। रीजन बीइंग के इसके ऊपर अगर आपने करीब करीब 1000 वर्ड्स का ऐसे लिख लिया, या मान लीजिए कि 500 वर्ड्स का भी ऐसे लिख लिया, एसएससी में भी देखिए कि लास्ट स्टेज में जाके आपको ऐसे लिखना होता है,
तो आई वुड सजेस्ट इनइक्वालिटी इज ए ह्यूमन थिंग के ऊपर कुछ शब्द लिखिएगा, एंड मैं अपना ईमेल एड्रेस जो है यहां पे लिख दे रहा हूं। इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप अपना जो है ये ऐसे न्याय अकेडमी ऑफ विजडम, न्याय अकेडमी ऑफ विजडम, कोई स्पेस नहीं है, @gmail.com। तो वहां पे आप अपना जो एसे है वो लिख कर दे सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के मुझे अपना एसे दे सकते हैं, हम इवेल्युएट करेंगे एंड उसको आपको पॉइंटर्स बताएंगे कि आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। दिस टॉपिक, जो टॉपिक मैंने बोला, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, दोबारा लिख रहा हूं यहां पे, इज अ ह्यूमन थिंग। तो इवन इफ यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट, इवन इफ यू आर अ जुडिशरी एस्पिरेंट और आप एसएससी एस्पिरेंट है, तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, जुडिशरी एस्पिरेंट है, आई वुड सजेस्ट कि 1200 वर्ड्स लिखिए। अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट है तो आप 500 वर्ड्स लिखिएगा, दैट इज वेरी मच नेसेसरी। नाउ अब बारी आती है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। फॉर एग्जांपल यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस में पर्टिकुलरली अफ्रीकन अमेरिकन के खिलाफ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन रही, whose ancestors were slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal. Even today 2020 के दशक में भी ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हो जाती हैं जहां पे पुलिस एट्रोसिटीज हो जाती हैं, स्टेट की तरफ से पुलिस एट्रोसिटीज हो जाती हैं। तो वो एट्रोसिटीज एक एक अफ्रीकन अमेरिकन को, एक ब्लैक अमेरिकन को जो है गलत नजर से देखा जाता है, इनफैक्ट वो अज्यूम किया जाता है कि वो कल्प्रिट होगा। वहीं अगर एक व्हाइट अमेरिकन है, अगर नॉन अफ्रीकन अमेरिकन है, अगर नेटिव व्यक्ति है, वैसे तो वो भी नेटिव नहीं है, उन्होंने भी जमीन पे कब्जा ही किया था, नेटिव अमेरिकन को, रेड इंडियंस को तो उन्होंने सबने मार दिया था ना, नरसंहार हुआ था उनका। नाउ द एंटायर अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी वो आज भी इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन एका दुक्का केसेस में फेस करती रहती है। ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे ऐसे केसेस उभरते रहते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s, 1950 के दशक में देयर वाज अ पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। इनफैक्ट इसका एक एग्जांपल है जहां पे रोजा पार्क्स, दिस वाज अ अफ्रीकन अमेरिकन वुमन जिसने आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डे एट वर्क, थक गई थी, she refused to give up her seat on a bus to a white man। 1955 दिसंबर पहली तारीख की ये बात है। सो दिस इज समथिंग जिसने एक स्पार्क क्रिएट किया। हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन एंड वो कल्मिनेट हुई सिविल राइट्स मूवमेंट के अंदर, जिसकी वजह से 1964 के अंदर सिविल राइट एक्ट आया विच प्रोहिबिटेड द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस और नेशनल ओरिजिन। ये सारी की सारी चीजें जो हैं सिविल राइट्स एक्ट के तहत आई। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो एक इक्वालिटी का एंगल ये भी है, इक्वल स्टेटस, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी रिप्रेजेंटेड। तो इसी समय के आसपास अगर मैं आपको बताऊं तो विमेन इन यूनाइटेड स्टेट्स, उनको 1980 के दशक तक राइट टू वोट नहीं दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि विमेन को राइट टू वोट कब मिला था यूएसए के अंदर, किस साल के अंदर मिला था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज बहुत सारे सवाल पूछ लिए मैंने, कमेंट्स में भर भर के जवाब दीजिएगा। सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा लगता है, पता लगता है कि लोगों को वीडियो से फायदा हो रहा है। हाउएवर, डिस्पाइट दिस, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country। आज भी उनमें जो है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड टू गो टू गवर्नमेंट स्कूल्स दैट हैव फ्यूअर फैसिलिटीज, पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स as compared to white students who either go to private schools or live in areas where government schools are as highly rated as private schools। So ये इनइक्वालिटी जो है ये इनग्रेन्ड है यूएस के सिस्टम के अंदर। नाउ अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो यहां पे एक एग्जांपल आता है आर्टिकल 15 का। आयुष्मान खुराना की एक बहुत ही उम्दा एक्टिंग वाली मूवी थी आर्टिकल 15, उसको आपको जरूर देखना चाहिए, बट आई वुड नॉट सजेस्ट कि लॉकडाउन के समय में आप देखें। रीजन बीइंग ये थोड़ा सा डार्क मूवी है, थोड़ा डिप्रेसिंग हो सकती है। आपको अपने माहौल को, अपने पूरे कह लीजिए विचारों को थोड़ा लाइट रखना है इस पूरे समय के दौरान। मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आर्टिकल 15 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के अंदर जो आर्टिकल 15 में जो प्रोविजंस दी गई हैं उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। मैं यहां पढ़ रहा हूं, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, कौन कौन से ग्राउंड्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किन किन चीजों में ये चीजें नहीं हो सकती हैं?
द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन दीज ग्राउंड्स और एनी ऑफ देम, किसी एक के ऊपर या किसी एक या एक से ज्यादा के ऊपर आप इन चीजों को यूज करके जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। नो सिटीजन शैल है, पहले स्टेट के ऊपर बाउंडेशन थी, स्टेट के ऊपर ये तोहमत लगाई गई, सॉरी ये बाउंड्री लगाई गई, ये लिमिटेशन लगाई गई कि वो ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी लॉ नहीं पास कर सकती। उसके बाद अब हर एक व्यक्ति, हर एक सिटीजन के ऊपर जो है, नॉट हर एक व्यक्ति, हर एक सिटीजन, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। कई बार सवाल में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स बिलोंग टू सिटीजन्स, सिटीजन्स के ऊपर कौन से अधिकार हैं, एलियंस के ऊपर या कह लीजिए एनिमी एलियंस के ऊपर कौन कौन से अधिकार नहीं है। तो ये सवाल आ जाता है। कई जगहों पे सिटीजन वर्ड यूज होता है संविधान के अंदर, कई जगहों पे पर्सन वर्ड यूज होता है। तो आपने ये डिस्क्रिमिनेशन ये डिफरेंशिएशन जो है ध्यान से नोट कर लेनी है। नाउ नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी। आप उसको डिसेबल नहीं कर सकते, किसी काम को करने से रोक नहीं सकते, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उसकी लायबिलिटी नहीं बना सकते। और कंडीशन विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट्स या फिर वेल्स, जो कि पब्लिक वेल्स हो, टैंक्स हो, बेदिंग घाट्स हो, रोड्स हो, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, फॉर एग्जांपल पार्क्स होते हैं जैसे अम्यूजमेंट पार्क्स हों जैसे, विच आर मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक, जो जनरल पब्लिक के यूज के लिए डेडिकेट किए गए हैं या फिर या पूरे तरीके से या पार्टली स्टेट के फंड से रन हो रहे हैं। सो दीज आर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 15 जो कि हमारे संविधान में बात की गई है। नाउ कम्स स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। भारत के संविधान के द्वारा जिस प्रकार से इक्वालिटी इंश्योर की गई है उसके बावजूद भी जो है देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पे इक्वालिटी नहीं एग्जिस्ट कर पा रही है। तो उसके लिए जो है एक पूरी जद्दोजहद चलती है, स्ट्रगल चलती है। Now, all adults, for example, they have been given equal right to vote during elections. And this power over the ballot box has been used by the people to elect and replace their representatives. लेकिन आज भी ऐसा होता है कि ये जो ballot box है, ये फीलिंग ऑफ इक्वालिटी जो है नहीं निकाल कर देता। दैट डज नॉट एक्सटेंड टू मोस्ट पीपल्स लाइफ। ये जो इक्वालिटी की जो भावना है ये ज्यादातर लोगों की जिंदगियों तक एक्सटेंड नहीं हो पाती है, राइट, ताकि वो अपनी पसंद का व्यक्ति चुन पाए। रीजन बीइंग, बहुत सारे लोग जो है वोटिंग करने से कतरा जाते हैं, घर पे बैठते हैं। एंड बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि वोट जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन की जाती है, कास्ट की जाती है। तो ये कास्ट रिलीजन, अभी रिसेंटली ऐसा देखा गया था कि ये जो यूपी के जनरल इलेक्शंस थे, यूपी के जो इलेक्शंस थे, तो वहां पे ये कास्ट नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की गई थी एंड कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हुई थी कुछ पार्टीज। लेकिन हमें ये समझना होगा कि पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज इज वन ऑफ द वेज जिसकी वजह से दिस डिस्क्रिमिनेशन कॉन्टिन्यूज, ये आज भी एग्जिस्ट करती है, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज। उसके अलावा इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है कि जहां पे आप हेल्थ सर्विसेज को प्राइवेटाइज करते हैं तो दिस नेग्लेक्ट्स दी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जिसकी वजह से जो पुअर पीपल हैं दे हैव टू गेट क्वालिटी हेल्थ केयर, वो उनको मिल नहीं पाता। रीजन भी कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज्यादातर कोशिश क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि जो अमीर लोग हैं, जो रिच हैं, जो एबल हैं, रिच एंड एबल्ड पीपल, उन लोगों तक हेल्थ सर्विसेज एक्सटेंड हो। पुअर आदमी, गरीब आदमी जो है वो इन हॉस्पिटल्स को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इस वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सर्फेसेस, इस वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटी सर्फेसेस एंड इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की इनइक्वालिटी आती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की इनइक्वालिटी से राइट टू लाइफ में भी एक अनइक्वल, एक सेंस कह लीजिए, एक धब्बा लग जाता है। राइट टू लाइफ में भी किसी एक व्यक्ति की लाइफ ऊपर हो जाती है, दूसरे की नीचे हो जाती है। वर्क women do is so what women do is often consider as of less value, sorry, जो काम महिलाएं करती हैं वो उसकी वैल्यू कंसिडर कम की जाती है एज कंपेयर टू मेन। आदमी ने मान लीजिए 10 कपड़े सुखाए, अब कपड़े सुखाने के एग्जांपल्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि घर पे बैठे यही काम मिल रहा है। तो मान लीजिए आदमी ने 10 कपड़े सुखाए, उसकी वैल्यू ज्यादा है अगर आदमी ने सुखाए हैं, और उसकी वैल्यू कम है अगर महिला ने सुखाए हैं, औरतों ने सुखाए। तो इस तरीके से ये जो इनइक्वालिटी है इसको भी दूर करना होगा।
तो आदमी अगर, एंड इट हैज टू कम फ्रॉम द सोसाइटी फ्रॉम विद इन। अगर आदमी अगर कोई बर्तन मांज रहा है, कपड़े सुखा रहा है या घर के काम कर रहा है, तो उसको इसको तवज्जो नहीं देनी चाहिए जिस तरीके से एक महिला नहीं देती है। रोजमर्रा की जिंदगी में वो डेली बेसिस पे ये काम करते रहते हैं औरतें, एंड इसके अलावा भी ऑफिसेज में जाके काम करती हैं। तो ये डुअल डिस्क्रिमिनेशन जो है महिलाओं के साथ जो चल रहा है, इसके ऊपर काम होना चाहिए। Persons are discriminated against primarily because of their social and cultural background, as well as if they are belonging to the fairer gender. Now, discrimination on the basis of a person's religion, caste, and sex is another significant factor why people are treated unequally in India. ये मेजर पोर्शन है बेसिकली। अगर आप बात करें भारत के अंदर, रिलीजन, कास्ट और सेक्स जो है, ये तीन मेजर तरीके हो जाते हैं जिसकी वजह से भारत के अंदर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हो जाती हैं। नाउ इसी के तहत अगर मैं बोलूं, जैसे हमने प्राइवेटाइजेशन का एक एग्जांपल उठाया था कि कैसे प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेटाइजेशन लीड्स टू इनइक्वालिटी कैसे लेके जाता है। तो इसका एक बहुत ही उम्दा एग्जांपल निकल कर आता है तवा मत्स्य संघ के द्वारा, जो कि मध्य प्रदेश में इसका गठन हुआ था। दिस इज अ वेरी फाइन एग्जांपल ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर टू फाइट फॉर एन इशू, एंड ये इशू पर्टेन्स टू इक्वालिटी। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं आगे चल के। देयर आर मेनी सच स्ट्रगल्स, नॉट जस्ट तवा मत्स्य संघ, जहां पे बीडी वर्कर्स की बात करें, फिशरमैन की बात करें, एग्रीकल्चर लेबर्स की बात करें, स्लम ड्वेलर्स की बात करें, ईच ग्रुप इज स्ट्रगलिंग टू फॉर जस्टिस इन इट्स ओन वेज। ये जस्टिस जो है, जस्टिस फॉर इक्वालिटी है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये बेसिक है। प्रियम्बल से निकली हुई ये बात हमेशा ही लागू होगी। देयर आर ऑल्सो मेनी अटेम्प्ट्स टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स और अदर कलेक्टिव वेज, ताकि हम जो है एक इंडिविजुअल रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब बेसिस पे जो है उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके, ताकि वो रिसोर्सेज को पूल कर सके। Now, for example, when dams are built or forest areas are declared sanctuaries for animals, thousands of people are displaced, whole villages are uprooted, and people are forced to go and build a new home and start new lives elsewhere. Most of these people are poor. अमीर आदमी जो है अपना घर बार बदल सकता है आसानी से, गरीब आदमी जो है जमीन से बहुत प्यार से जुड़ा होता है, उसको अपरूट करना कह लीजिए कि एक व्यक्ति के लिए पाप की भागीदारी हो जाती है। और उसके अलावा भी एक, अगर मैं इस सेंस में भी ना जाऊं, अगर मैं इस कल्चरल सेंस में भी ना जाऊं, फीलिंग में भी ना जाऊं, तो आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि ऐसे व्यक्ति को वापस से अपना लाइवलीहुड इंश्योर करना, इंश्योरिंग लाइवलीहुड बिकम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स गरीब आदमी जो है उसका लाइवलीहुड लैंड से जुड़ा होता है, जमीन से जुड़ा होता है। Now, in urban areas as well, there are bastis, there are communities, there are colonies, जहाँ पे poor लोग, गरीब लोग रहते हैं, they are often uprooted. Some of them are relocated to areas outside city. Their work as well as their children, उनकी schooling, it suffers severely. It is disrupted because of the distance from the outskirts of the outskirts of the city to these locations. Now this displacement of people and community is also a problem, and it is widespread in our country. People usually come together to fight against this. चलिए अब डिस्कस करते हैं कि ये तवा मत्स्य संघ क्या था और तवा मत्स्य संघ के केस में क्या क्या चीजें निकल कर आई थी। तवा मत्स्य संघ, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ, शुद्ध हिंदी में कोशिश करता हूँ। पहली चीज तो तवा रिवर के बारे में जान लीजिए कि ये महादेव हिल्स से निकलती है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तवा रिवर फ्लोज थ्रू बेतुल डिस्ट्रिक्ट से पास होती हुई वो नर्मदा में संलग्न हो जाती है, विलीन हो जाती है इन होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। सो दैट इज व्हाई आपको ये याद रखना है, तवा रिवर इज इंपॉर्टेंट। तवा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल कम आता है, रीजन बीइंग कि अभी तक नहीं आया। अगर अभी नहीं आया तो इसके ऊपर सवाल आगे आ सकता है, आपने ख्याल रखना है। नाउ 1958 के अंदर इस रिवर के ऊपर एक डैम बनाया गया, जिसको कंप्लीट किया 1978 में, और इसकी वजह से बहुत बड़ा एरिया, फॉरेस्ट एरिया जो है और एग्रीकल्चरल लैंड, वो सबमर्ज हो गया। नाउ दीस फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो इस फॉरेस्ट के ऊपर जिंदा थे, दे वर लेफ्ट विद नथिंग, दे वर टू बी डिस्प्लेस्ड। अब वो क्या करते हैं, वो इसी रिजर्वायर के आसपास जो है छोटे छोटे फार्म्स जो है उनके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, एंड दे स्टार्टेड फिशिंग देयर। दे अर्नड वेरी लिटिल, थोड़ा ही अर्न कर रहे थे। लेकिन 1994 में क्या हुआ, सरकार ने ये जो फिशिंग के राइट्स हैं इस तवा रिजर्वायर के अंदर, इसको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया, और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने सस्ती लेबर बाहर से लाई और इन लोकल लोगों को यहां से भगा दिया, राइट। तो कॉन्ट्रैक्टर्स बिगैन टू थ्रेटन द विलेजर्स हु डिड नॉट वांट टू लीव बाय ब्रिंगिंग इन हुडलम्स।
तो धमकी देने के लिए जैसे मूवीज में होता था उसी तरीके से इनको भगाने की कोशिश की गई। द विलेजर्स स्टूड यूनाइटेड एंड डिसाइडेड कि नहीं, हमें लड़ना होगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स, राइट। एंड व्हाट दे डिड वाज दे ऑर्गेनाइज्ड रैलीज, चक्का जाम किया, रोड ब्लॉकेड किया, डिमांडेड देयर राइट्स टू कंटिन्यू फिशिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। तो इसी में सरकार ने जो है उनके प्रोटेस्ट के रिस्पांस में क्या डिसीजन लिया, पहली चीज तो एक कमेटी बिठाई ताकि वो पूरे इशू को समझ सके। फिर 2 साल के अंदर अंदर 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया कि सारे के सारे लोगों को जो भी डिस्प्लेस हुए हैं तवा डैम के द्वारा उनको फिशिंग राइट्स दिए गए, और फिशिंग राइट्स के साथ साथ उनको 5 साल की एक लीज अग्रीमेंट भी साइन करने का मौका मिला, विच वाज साइंड 2 months लेटर 1996 के अंदर ही विद द टीएमएस, जो तवा मजदूर तवा मत्स्य संघ था, टेकिंग ओवर द फिश वर्कर्स, दे वर एबल टू इंक्रीज देयर अर्निंग्स सब्सटैंशियली। जैसे ही उन्होंने ये काम शुरू किया उनकी अर्निंग्स बढ़ गई, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने कोऑपरेटिव सेटअप कर दिए, एंड उसके साथ ही they were able to catch the fish and they were able to sell it at better and fairer prices। अच्छे दामों पर उनको वो बेच सकते थे। जिन दाम को आप फेयर बोलते वो महंगे नहीं होते हैं। फेयर का मतलब होता है कि कंपेटिटिव प्राइस होगी। कंपेटिटिव प्राइस मतलब ना नुकसान हो फार्मर को, ना नुकसान हो कस्टमर को, कंज्यूमर को। The cooperatives would then arrange to transport and sell this in the markets where they would get a good price। Now आज की सिचुएशन ये है कि आज से वो जो उस समय की बात करें तो उससे आज वो 3 गुना ज्यादा कमाई कर रहे हैं, उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। टीएमएस हैज आल्सो बिगन गिविंग द फिश वर्कर्स लोन्स, अब वो लोन देना भी शुरू कर रहे हैं फॉर रिपेयर एंड बाइंग ऑफ न्यू नेट्स, राइट। तो इस तरीके के लोन, तो ये माइक्रो लेवल पे ये लोन्स जो है, मनी लेंडिंग, माइक्रो लेंडिंग जो है वो चल रही है। बाय मैनेजिंग टू अर्न अ हायर वेज एज वेल एज प्रिजर्विंग द फिश इन द रिजर्वायर, द टीएमएस हैज शोन दैट when people's organizations get their rights to livelihoods, they can be good managers as well। तो अगर आप ऐसा करते हैं जहां पे आप डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में अलाउ करते हैं कि राइट टू इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी जो है वो इंश्योर हो जाए, तो वो इट कैन डू वंडर्स फॉर इंडियन सोसाइटी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इस लिविंग डॉक्यूमेंट के अंदर द फाउंडेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट्स फॉर जस्टिस एंड द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द पोएट्री एंड सॉन्ग्स ऑन इक्वालिटी इज द रिकॉग्निशन के जो हर एक व्यक्ति है वो आजाद है और वो इक्वल है। एंड ये चीज भारत का संविधान खुले दिल से अपनाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्संस। Movements and struggles for equality in India continuously refer to the Indian Constitution। भारत के संविधान को रेफर करने के साथ आर्टिकल 21 एंड 25 से 30 इन सभी आर्टिकल्स को यूज करते हैं। प्रियम्बल को पढ़ा जाता है जहां पे प्रोटेस्ट होते हैं। आई वुड नॉट से कि सीएए और एनआरसी, बिकॉज बीइंग एन एडवोकेट I am a bit skeptical about the protests that are being conducted on the basis of CA and NRC। हाँ, ये जरूर होता है कि अगर मान लीजिए कि इन लॉज के बाद अगर कोई किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन होती है, नाउ दीज लॉज आर सब्जेक्ट टू द टेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और वो डिसाइड करेगा, दैट इज समथिंग एल्स। वी विल हैव टू अडहियर टू द आइडिया व्हाट सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्रोजेक्ट्स। लेकिन उसके अलावा व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि कोई भी लॉ, किसी भी लॉ को ये आजादी नहीं दी गई है भारत के संविधान के अंदर कि वो किसी भी संवैधानिक प्रावधान को, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को, पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, चाहे वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर निकल कर आती हैं। रूल ऑफ लॉ का एक बेसिक टेनेट है राइट टू इक्वालिटी। रूल ऑफ लॉ में से निकल कर आता है राइट टू इक्वालिटी। बहुत गहराई में अगर आप जाते हैं भारत के संविधान धर्म की या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, तो उसमें से निकल कर आता है। तो इस चीज को आप पढ़ भी सकते हैं। अगर आप आर्टिकल्स पढ़ें, उसका लिंक भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका एक एनालिसिस वीडियो अलग से भी बनाऊंगा। नाउ उसके अलावा, इन अ डेमोक्रेसी देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपैंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑन द एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज। नई नई चीजें निकल कर आती रहती है, उसमें से इक्वालिटी को पुश किया जाए, ग्रेटर रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। एंड इंडिया की अगर बात करें तो उसमें आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी स्ट्रेंथन्ड बाय कॉन्स्टेंटली रेफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। दीज पीपल जो इस लड़ाई में जो है आगे हैं,
they use it as a living document, मतलब something that has real meaning in our lives. It is a living document. Constitution हमारा हमारा संविधान एक living document है. The dignity and self respect of each person and their community can only be realized if they have adequate resources to support and nurture their families, and they are, if they are not discriminated against. तो ये जो है राइट टू इक्वालिटी, यहाँ पे इस सेंटेंस में जो एक्सप्लेनेशन निकल कर आ रही है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो राइट टू इक्वालिटी है, इट लीड्स टू राइट टू लाइफ, एक डिग्निफाइड लाइफ की तरफ इशारा करता है, एंड किसी भी व्यक्ति के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके, ऐसे एडिक्वेट रिसोर्सेज को सपोर्ट में ला सके एंड नर्चर कर सके हर एक व्यक्ति अपनी फैमिली को. तो राइट टू इक्वालिटी विल ऑलवेज लीड टू राइट टू लाइफ. इस चीज का हमें खास ज्ञान करना है, खास संलग्न करके इसको रखना है, इस आइडिया को हमने ध्यान से समझना है. नाउ इन दिस वीडियो चैप्टर, दिस क्लास, आज अभी इसमें इतना ही. मेक श्योर कि आप इस वीडियो को, इस सीरीज को तहे दिल से फॉलो करते रहिए. हमारी और भी वीडियोस आती हैं डेली बेसिस पे. हम हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस कवर करते हैं, वीकली बेसिस पे हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर भी इस वीक के अंदर प्रोबेबली बाय टुमारो जो है वीडियो आपको मिल जाएगी. दिस लेक्चर, जो कमिंग लेक्चर है, इट विल कवर सर्टेन थिंग्स बिफोर 1858. 1858 के आसपास के सारे कह लीजिए प्रोविजंस को कवर करने वाले हैं हम बहुत जल्दी. मैपोलॉजी हफ्ते दर हफ्ते कवर हो रही है. इस वीक हमने एशियन कॉन्टिनेंट को कवर किया है, एशिया के काफी एस्पेक्ट्स को, फिजिकल फीचर्स को हमने कवर किया है, माउंटेन रेंजेस को, रिवर्स को हमने कवर किया है, एंड वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ स्टेट्स, कंट्रीज हमने कवर की हैं, रीजन्स हमने कवर किए हैं. सो मेक श्योर आप वो मैपोलॉजी सीरीज को भी कवर करें. इसके अलावा इस लिस्ट में एक नाम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, देयर आर वीडियोस ऑफ हॉट लीगल इश्यूज. तो लॉ से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर हम कुछ वीडियोस अपलोड करते हैं. मेक श्योर कि आप उन वीडियोस को भी फॉलो करते रहें, एंड डू मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा. अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर, न्याय अकेडमी ऑफ विजडम के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप वहां जाकर हमें जो है फीडबैक भी दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं. एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी और आपकी दूरी को हम एक दूसरे से दूर कर सकें. राइट, दूरी को दूर करना है पहली चीज. उसके अलावा अगर आपको इस पूरे चैप्टर में से कोई भी डाउट है, जो हमने एनसीईआरटी कवर की है, आज जो टॉपिक हमने कवर किया उसको फटाफट से देख लेते हैं. वी हैव कवर्ड दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी. कोई भी आपको डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बेझिझक होकर पूछिएगा, सारे डाउट्स क्लैरिफाई किए जाएंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारी ये जो एनसीईआरटी की सीरीज है, आई वुड सजेस्ट कि हमने ये बहुत ही स्पेशली डिजाइन करके इस सीरीज को चलाया है, जिसमें आपको जनरली बच्चे क्या करते हैं, क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की एनसीईआरटीज उठाते हैं, जनरली उसको एक एक क्लास के हिसाब से पढ़ते हैं. बट इस हमारी पूरी श्रृंखला में, पूरी सीरीज में आपको क्लास वाइज नहीं मिलेंगी चीजें, आपको टॉपिक वाइज मिलेंगी. टॉपिक वाइज करने से ये फायदा रहता है कि सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें, जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, वो एक ही वीडियो के अंदर कवर होते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने बेसिक्स ऑफ इक्वालिटी आज की क्लास में कवर किया. नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे, जो इस टॉपिक से बिल्डअप होके निकल कर आने वाला. बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है ये. इस तरीके से हम पढ़ नहीं पाते हैं, एंड अगर आप इन सीरीज को तहे दिल से फॉलो करते हैं, दिस विल बी अ वेरी बिग वैल्यू एडिशन फॉर योर प्रिपरेशन. आपकी तैयारी में बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन होने वाली है. सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्र बंधुओं के साथ, सखी सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, एंड मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबाइएगा. दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्याय अकेडमी. थैंक यू सो मच गाइस, यू हैव बीन अ लवली ऑडियंस. बहुत पेशेंटली आपने मुझे सुना. थैंक यू सो मच.